ऑलराइट मेंबर्स, दर्शन भाई ने एक क्वेश्चन पूछा है जो ग्रुप में है ऑलरेडी, और वो क्वेश्चन ये है कि रुकिए मैं एक क्वेश्चन को ही विंडो पे ले आता हूँ ताकि हम सब इसको ठीक से समझ पाएँ। मैं इसीलिए इस वीडियो को प्रॉपर सेटअप के साथ बना रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है और यहाँ जो है मेरे पास एसी तो है नहीं, और कूलर भी बंद करके मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने में बहुत लंबा वो हो जाता है, वीडियो की क्वालिटी जो है बहुत तगड़ा हो जाता है। तो मतलब आप लोगों को डाउनलोडिंग करने में भी मोबाइल से अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा और फिर उसको एडिट करो, उसका साइज़ घटाओ, ये सब बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने उसको सोचा कि तुरंत ही एक वीडियो बना दिया जाए ताकि सब लोग उसको देख पाएँ आराम से। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए प्रॉपरली एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में ही एक कॉन्सेप्चुअल एरर है इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और ये रहा फोटो, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि a galvanometer has a sensitivity of 60 division per ampere. When a shunt is used, its sensitivity becomes 10 divisions per ampere. What is the value of the shunt used if the resistance of the galvanometer is 20 ohms? Alright. अब देखिए दर्शन भाई को तो पता ही है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उनको थोड़ा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके बताना है मुझे। बाकी आप लोग भी समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद वापस आइए और आपका जो है सोल्यूशन और आंसर है अप्रोच को मिलाइए। मगर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में एक टेरिबल मिस्टेक है। ये जो टर्म इसमें दिया गया है, क्या है ये? सेंसिटिविटी है ना। ये जो पर्टिकुलर टर्म है सेंसिटिविटी, इसको हम रेड में करते हैं। ठीक है, रेड में करेंगे तो ये जो सेंसिटिविटी का टर्म है यहाँ पे सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने 2 घंटा ट्राई किया सिर्फ इसी बेसिस पे कि सेंसिटिविटी के एक्चुअल जो टर्म का जो एक्चुअल फिजिक्स में डेफिनेशन है उसको यूज़ करके मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। तो मुझे क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि ऐसा पॉसिबल कैसा हो सकता है, क्योंकि क्या है कि मैं अभी आपको बताता हूँ। अब पहले मैं छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ आपका जो है गैल्वेनोमीटर का। आप क्वेश्चन को भूल जाइए, लेट्स जस्ट गो बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या होता है गैल्वेनोमीटर और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं गैल्वेनोमीटर पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको रेड से नहीं, इसको तो हम ब्लैक से ही करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो 2 तरीके का होता है बेसिकली, जो कॉमनली यूज होता है। हालांकि उनमें से भी एक पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर जो है सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता है, उसको हम बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हो गया मूविंग कॉइल, और दूसरा होता है टेंजेंट। इन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल अलग है और इन दोनों बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ गैल्वेनोमीटर वी आर यूजिंग, उसका सेंसिटिविटी का डेफिनेशन और उस सेंसिटिविटी का नेचर भी अलग होता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, पहले ये समझ जाते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है। अब देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या है कि हम अब बेसिकली हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि एक परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, मान के चलिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। हॉर्सशू मैग्नेट हो सकता है, उस मैग्नेट के 2 पोल है और इसके बीच में एक कॉइल होता है। इस कॉइल में n टर्न्स हो सकते हैं, देयर कुड बी n टर्न्स। ठीक है, इवेंचुअली इस कॉइल का जो है 2 टर्मिनल होते हैं। इसमें एरिया होता है, मान के चलिए ये अगर सर्कुलर शेप में तो πr² हो जाएगा उसका एरिया, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया। ठीक है, स्क्वायर है तो L² हो गया। तो जो भी है उसका एरिया एक पर्टिकुलर फिक्स्ड होता है
और इसका कोर जो होता है, अगर एयर कोर है मतलब कुछ भी नहीं है कोर, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो BU0 का टर्म आएगा वो तो आएगा ही, परमेबिलिटी नहीं। अगर कोई पर्टिकुलर कोर वाला हम यूज़ करते हैं तो परमेबिलिटी चेंज होगा, उसका ज़्यादा हो जाएगा परमेबिलिटी, तो उस केस में और अच्छा हमें उसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट पहले हम बेसिक एयर कोर को मान के चलिए कि इसमें कोई कोर में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्टी कॉयल है, n टर्न्स हैं टोटल और 2 टर्मिनल है। अब इस कोई भी सर्किट में अगर हमें इस गैल्वेनोमीटर का एज अ वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं या एमीटर यूज़ करते हैं, तो बेसिकली क्या करना है, उस जिस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द सर्किट में यूज़ करना है, तो एक पॉइंट पे इसको अटैच करेंगे, एक पॉइंट पे इसको अटैच करेंगे, तो डिपेंडिंग उसके थ्रू एक करंट फ्लो करेगा और वही करंट बाहर भी आएगा। तो उससे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि करंट कितना है। कैसे पता चलेगा कि करंट कितना है? क्योंकि डिपेंडिंग ऑन हाउ मच करंट गोस और फ्लोज थ्रू दिस कॉयल, ये कॉयल क्या करेगा, आप देखिए जैसे करंट फ्लो करेगा, मान के चलिए क्लॉकवाइज, इसमें तो क्लॉकवाइज ही फ्लो कर रहा है, राइट, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब है जो आपका इसके अंदर NIAB μ0 इंटू NIAB, जो मैग्नेटिक फील्ड जो एक क्रिएट करेगा एट द सेंटर ऑफ द कॉयल, B इज, अगर सॉलिनॉइड है तो μ0 NI का आपका एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। वरना जो एक मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा विच इज गेटिंग जो कि पेज के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब इसका फार्मूला 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे को फार्मूला अच्छी तरह से इसका याद नहीं है। इसका जो करंट फ्लो करता है μ0 IN/2R होता है एट द सेंटर, ठीक है। अब ये एक टोटल सॉलिनॉइड तो है नहीं कि सॉलिनॉइड का फार्मूला जो है हम सॉलिनॉइड का जो फील्ड वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो μ0 NI/2R है ना। यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे μ0 NI, जो करंट I अगर इसमें फ्लो कर रहा है, /2R। तो ये जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा B ऑफ C, ओके ना। ये इसका एक परमानेंट मैग्नेट तो है, ये आपका एक परमानेंट मैग्नेट है इसमें। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो है एक इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे समझिए कि ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मान के चलिए करंट, इस छोटा सा सर्किट एलिमेंट है उसमें करंट जा रहा है ना, और ये DL है, तो इसके ऊपर एक फोर्स आएगा विच इज DL क्रॉस B, IDL क्रॉस B, ये बनेगा आपका फोर्स, ठीक है। अब ये इस सर्किट एलिमेंट पे एक फोर्स आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे है ना, DL क्रॉस B, मतलब ये राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे तो फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब ऐसे हर सर्किट एलिमेंट के ऊपर आप फोर्स निकाल सकते हैं, और जो इसके वजह से क्या होगा ना कि बिकॉज ऑफ ईच इंडिविजुअल फोर्स, अब सर्किट के दोनों साइड पे देखिए डायरेक्शन करंट का इधर जिस इधर जा रहा है, तो इसके इस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया इस साइड पे, तो होगा क्या ना, यहाँ पे फोर्स अगर वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो रहा है और यहाँ पे फोर्स हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड, तो एक टॉर्क आ जाएगा, और टॉर्क क्या करेगा, इस कॉइल को जो है रोटेट करेगा, ठीक है। अब है क्या ना, अब जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करेगा, ये पर्टिकुलर कॉइल, तो हमें क्या करिए, इसीलिए इसको मूविंग कॉइल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक स्प्रिंग अटैच्ड होगा, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है एक एट पर्टिकुलर एंड, और दूसरा एंड कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर कॉइल के लिए। अब जैसे ये कॉइल रोटेट करेगा ना, ठीक है, ये स्प्रिंग को ये फिर क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा। अब स्प्रिंग को ट्विस्ट करेगा तो स्प्रिंग का क्या होता है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है कि अब ये टॉर्क क्या करेगा, स्प्रिंग को रोटेट करने की कोशिश करेगा और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, इस स्प्रिंग में जो गैल्वेनोमीटर में बिल्ट इन होता है।
अब दोनों एक जहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे वहाँ पे ये मूविंग कॉइल जो है रुक जाएगा, और तब तक का जो डिफ्लेक्शन है, इसमें एक पॉइंटर अटैच्ड होता है जो एक पर्टिकुलर स्केल, कैलिब्रेटेड स्केल होता है, उसमें डिविजन्स होते हैं और एक पॉइंटर होता है। डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में ये कॉइल रोटेट कर रहा है, मतलब वही बात है ना, करंट इधर जाएगा तो एक तरफ रोटेट करेगा, करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इस हिसाब से ये इधर या तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा या इधर डिफ्लेक्ट करेगा, कितना डिवीजन डिफ्लेक्ट करेगा, है ना, उससे हम रीडिंग लेते हैं गैल्वेनोमीटर में। ये बेसिक आपका जो है, मैं आपको इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि कैसे एक गैल्वेनोमीटर काम करता है, ठीक है। अब इस रीडिंग से हमें पता चल जाएगा कि करंट कितना, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट एंड इन विच डायरेक्शन द करंट फ्लोज, तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन और कितना डिवीजन डिफ्लेक्ट होता है ये हम पता चल जाएगा, तो उससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। करंट मेजर हो गया तो उसी हिसाब से अगर इसका जो रेजिस्टेंस होगा गैल्वेनोमीटर का, उसमें हम करंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी गैल्वेनोमीटर भी मिल जाएगा। नहीं, अगर सिर्फ और सिर्फ करंट ही मेजर करना है तो करंट यहाँ मिल जाएगा, मगर डायरेक्टली इसको आप हम अप्लाई नहीं कर सकते इन एनी वे। उसका एक रीज़न है वो जो मैं अभी डिस्कस कर लूँगा थोड़ी देर में, बट ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसे हम गैल्वेनोमीटर काम करता है। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल इन विच ए गैल्वेनोमीटर वर्क्स, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये अब देखिए, हर गैल्वेनोमीटर जो हम, ये तो थियरी है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमको कभी कभार बहुत ही, मान के चलिए करंट जो फ्लो कर रहा है आई एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, जो है हमारा करंट ऑलरेडी मान के चलिए 1 मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर विच इज़ 0.001 एम्पियर, ठीक है। अब करंट अगर चेंज हुआ, जो करंट फ्लो कर रहा है वो अगर चेंज हुआ, मान के चलिए 0.00001 एम्पियर करंट अगर बढ़ रहा है, तो क्या ये जो इंक्रीमेंट है, अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी चेंज है, ये बहुत ही छोटा चेंज है, क्या वो ये डिफ्लेक्शन को अफेक्ट करेगा? क्या इतना छोटा डिफ्लेक्शन भी ये दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, सेंसिटिविटी पे। अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है तो उसका सेंसिटिविटी हमें कैसे पता चलेगा? बेसिकली रेजोल्यूशन, है ना। अब वही बात है ना कि आप दीवार पे एक 2 पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही छोटा सेपरेशन है उनके बीच, उसको आप कैमरा में, अपने मोबाइल के कैमरे से उसका फ़ोटो खींचते हैं, तो क्या आपके जो फोटो आपका आएगा उसमें वो दोनों पॉइंट अलग दिखेंगे या एक दिखेंगे? ये आपके कैमरा रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। रेजोल्यूशन खराब होगा तो दोनों पॉइंट लगभग एक ही पॉइंट है, ब्लर्ड पॉइंट के हिसाब से दिखाई देंगे। नहीं, अगर वो आपका रेजोल्यूशन कैमरा का बहुत ज़्यादा है तो वो 2 अलग अलग पॉइंट के हिसाब से आपको दिखाई देंगे। तो ये आपका जो हो गया, क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। जो रेजोल्यूशन कैमरा का होता है वही चीज़ होता है इसका गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, करंट का जो मेजरमेंट है एज पर द डिफ्लेक्शन, उसका फॉर्मूला जो है हम उसी को यूज़ करके हम सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं। कैसे? तो करंट का अगर मैं गैल्वेनोमीटर को लेके आगे जाके एक डिटेल्ड पोस्ट लिखता हूँ और उसमें वीडियो बनाता हूँ तो उसमें वो कवर करूँगा, बट अभी फ़िलहाल मैं आपको फॉर्मूले से बात बता देता हूँ। अगर इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की हम बात करेंगे तो उसमें जो करंट है उसका डेफिनेशन क्या है कि डिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका पूरा, अगर मैथमेटिक्स और फिजिक्स सॉल्व करेंगे तो हमको यही मिलेगा, जो कि अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि उसको डिराइव करने के पूरा कॉन्सेप्ट और अंदर जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, इसका फॉर्मूला ये है, आई करंट इज इक्वल टू, जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है वो K इज अ कांस्टेंट, व्हाट कांस्टेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका जो स्टिफनेस कांस्टेंट है, टॉर्शनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इनटू थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेजोल्यूशन ये देखना होता है कि करंट में छोटा सा चेंज अगर करंट में अगर हम कर रहे हैं तो क्या एक अच्छा सा डिफ्लेक्शन हमको मिल रहा है ना। जो डी थीटा मतलब डिफ्लेक्शन में जो चेंज हो रहा है, करंट अगर डी चेंज कर रहे हैं हम छोटा सा, जैसे कि यहाँ पे छोटा सा करंट चेंज हुआ, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डी थीटा आना चाहिए वो अच्छा अगर बड़ा आ रहा है तो इसका सेंसिटिविटी अच्छा है। नहीं आ रहा है तो कम है, कैसे पता चलेगा? डी थीटा बाई डी आई,
मतलब थीटा को हम डिफरेंशिएट करेंगे टोटली विथ रिस्पेक्ट टू आई तो मिलेगा। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, जो नॉर्मल जनरल फिजिक्स अगर हम यूज़ करें, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मैकेनिक्स, स्प्रिंग जो है आपका, उसको यूज़ करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। और इसको कैसे करेंगे, अगर ये कैसे, अब देखिए करंट को ही आप डिफरेंशिएट कर दीजिए ना, इस चीज़ को कैसे करेंगे, इसको हम डी आई बाई डी थीटा कर लीजिए। डी आई बाई डी थीटा क्या होता है, इसमें बस एक के बाई एन ए वी होगा, उससे हमें पता चल जाएगा एन ए वी बाई के, डी थीटा उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया। ये निकाल लेते हैं, एन ए वी नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया इनटू मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द टॉर्सन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग अटैच्ड टू द कॉइल। ओके, सो ये होता है सेंसिटिविटी, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी। अब इससे आप नोटिस करिए कि ये तो सब कुछ कांस्टेंट है ना, एन कांस्टेंट है। किसी भी सर्किट में आप एक सर्किट से हटा के दूसरे सर्किट पे लगाइए, इनमें से कुछ भी चीज़ तो बदल ही नहीं रहा, तो सेंसिटिविटी ड्रॉप कहाँ करेगा। जैसे क्वेश्चन अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या सेंसिटिविटी 60 से 10 को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यूनिट तो सेम है, ठीक है, डी थीटा बाई डी आई, मतलब थीटा को अगर हम मान के चलिए कि थीटा आज रेडियन या डिग्री में ना देके ये आपको डिविजन्स पे दिखा रहा है कि नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दी स्केल, तो तब भी हम मान सकते हैं कि चलो डिवीजन बाई एम्पियर जो है आपका यूनिट हो सकता है सेंसिटिविटी का, हाँ ठीक है। मगर सेंसिटिविटी ड्रॉप कैसे करेगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में तो बिल्कुल ही ड्रॉप नहीं करेगा सेंसिटिविटी, क्योंकि किसी भी सर्किट फैक्टर पे ये डिपेंड ही नहीं करता, ये तो पूरा स्ट्रक्चर पे, जो गैल्वेनोमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ सेंसिटिविटी एप्लीकेबल है ही नहीं, तो हो सकता है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में ये चीज़ मायने रखे, ठीक है। तो हम चले अब क्या करेंगे, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को डिस्कस करते हैं कि इसमें इसको हमें टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को हटा के इधर ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे। अब टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है ना, एक हॉरिजॉन्टल एक टेबल होता है, ऐसे टेबल पे माउंटेड होता है एक प्लेट, ठीक है, ऐसे एक प्लेट माउंटेड होता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, एक, इसको और नीचे करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्या होता है ना कि एक टर्मिनल लगा रहता है और यहाँ एक कॉइल होता है, ठीक है, एक कॉइल इधर होता है, सर्कुलर कॉइल होता है, ठीक है। इस कॉइल में मान के चलिए एन टर्न्स है, ठीक है। जिस सर्किट में हमें इसको लगाना है उस सर्किट के, मतलब जो सर्किट एलिमेंट है उसके दो जो टर्मिनल है उसको हम इन दोनों टर्मिनल पे अटैच कर देंगे, तो डिपेंडिंग ऑन दैट करंट इसमें फ्लो करेगा इन आइदर डायरेक्शन, है ना। आई करंट फ्लो किया, अब है क्या, तो जैसे करंट इसमें फ्लो करेगा तो वही सिंपल फार्मूला लगेगा जो हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसमें फ्लो करेगा, ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए टेबल, बिल्कुल इसमें लिक्विड लेवल रहता है जो इंडिकेट करता है कि आपका टेबल ज़मीन के साथ हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। ज़मीन तो नहीं, ज़मीन तो क्या, कभी ज़मीन भी जो आपका ग्राउंड होता है वो कभी कभार इंक्लिनेशन पे होता है, मगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसके साथ पैरेलल है कि नहीं, ठीक है। सॉरी। अब इस चीज़ को, अब इसमें जो सेंटर में इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये बी सी इक्वल्स टू म्यू 0 NI बाई 2R, ठीक है। ये भी वही फॉर्मूला लगेगा एग्जैक्टली। इसमें क्या लगेगा कि यहाँ पे अब इस कॉइल में करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो इसके सेंटर में एक जो फील्ड आएगा, अब वही बात है, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इट इज़ बेसिकली गोइंग इन टू द पेज, ठीक है। और ये हो जाएगा सेंटर में BC एक, तो ये हो गया BC इक्वल्स टू म्यू 0 NI बाई 2R, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मगर है क्या इसमें, एक चीज़ इसमें हमें ये देखना है, मैं इसको मिटाता हूँ, इरेजर कहाँ गया, ये रहा, इसको मैं वाइप आउट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ होता है जो दिखाना है हमको। यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे अब इसको, इस टेबल को अभी हमने पैरेलल रखा है बिल्कुल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसी पैरेलल में हमको बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे एक छोटा सा मैग्नेटिक नीडल रखना है,
ठीक है। अब सीधी सी बात है, मैग्नेटिक नीडल अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक नीडल जो है कॉम्पस है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही अलाइन करेगा, ठीक है। अब मान के चलिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है कि इसको हम इस डायरेक्शन, चलिए अगर हम इधर दिखाते हैं, ये BH है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH उसी डायरेक्शन में है। नेचुरली करंट अप्लाई किए तो एक फील्ड आ जाएगा मैग्नेट, अब इसको उधर ना दिखा के सेंटर में दिखाता हूँ, एक आ जाएगा इधर मैग्नेटिक फील्ड B। अब नीडल किधर जाएगा, BH के साथ रहेगा, नया फील्ड पे जाएगा, नहीं वो जाएगा रिजल्टेंट पे, ठीक है। इधर अगर जो रिजल्टेंट है BR पे जाएगा, ठीक है। अब ये जो एंगल थीटा मूव करेगा ये होता है डिफ्लेक्शन, और उसी को हम नेसेसरीली मेजर करते हैं। कॉम्पस नीडल बहुत छोटा होता है, ठीक है, कॉम्पस का नीडल, क्योंकि इसको एग्जैक्टली सेंटर के जितना पास रहना उतना रहेगा तभी एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। क्योंकि हमें पता है किसी भी सर्कल में अगर सर्कुलर करंट है तो उसका सेंटर में तो मैग्नेटिक फील्ड हम ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, BC = μ0 Ni/2r, मगर सेंटर को छोड़ के बाकी इंटरनल पॉइंट्स पे उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम फिर एम्पियर लॉ को यूज करना पड़ेगा, मगर हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। इनसाइड सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर करंट मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो हम सेंटर के आसपास जितना चीज़ों को रखेंगे उतने बढ़िया से जो है हम मेजरमेंट अपना कर पाएंगे। तो नीडल बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, जैसे नीडल मान के चलिए नीडल इधर है, ये नीडल है आपका, ये नॉर्थ है नीडल का, ये साउथ पोल है। अब हमें क्या करना है, उसका बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ना एक और इंडिकेटर लगा देना जिसको हम पॉइंटर बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये नीडल घूमेगा ये भी घूमेगा, अगर नीडल जितना अगर थीटा एंगल ये घूमेगा तो ये भी थीटा एंगल घूमेगा, उसी समय थीटा पता चल जाएगा। तो डिफ्लेक्शन यहाँ से हमें पता चल गया कि जैसे जितना करंट हम देंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग BC बनेगा, है ना, ये BC जो है उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो रिजल्टेंट उतना ही थीटा डिस्प्लेस और ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू द BH और द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे क्या पता चल जाएगा कि हमें डिफ्लेक्शन को देखते हम करंट को पता कर सकते हैं कि करंट कितना है, ठीक है। तो अब उसके लिए फॉर्मूला जो है, अब उसमें पूरा कैलकुलेशन अगर करना है तो वो तो अलग वीडियो में दिखाना पड़ेगा। इसमें आपको बस ये दिखा देता हूँ कि I = इसमें जो डिफ्लेक्शन, बाकी सारा फिजिक्स को यूज करेंगे तो सिर्फ सीधा सीधा फॉर्मूला ये बनेगा कि I जो करंट, अगर मान के चलिए अगर हमने इस गैल्वेनोमीटर को किसी सर्किट में लगाया और फाइनली करंट इसमें जो है फ्लो करना शुरू किया I, तो I कैसे मिलेगा डिफ्लेक्शन से, K सम कांस्टेंट K × tan ऑफ थीटा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हमें d थीटा बाई सेंसिटिविटी निकालना है। सेंसिटिविटी क्या होता है, d थीटा बाई di होता है सेंसिटिविटी। ये मान के चलिए ये S2 है क्योंकि वो S1 था जो पहला वाला डेफिनेशन था। इस केस में कैसे निकालेंगे, वही बात है, di/d थीटा कर दीजिए, ये तो कांस्टेंट है, tan का sec² थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे अब क्या करेंगे, तो एक काम कीजिए, di/d थीटा, इसको हम सिंपल फॉर्म में करना है तो एंटायरली डिवाइडेड बाय I करेंगे तो बन जाएगा K sec² थीटा डिवाइडेड बाय K tan थीटा। तो K कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 1/cos² थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा, है ना। अब अगेन cos ये कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा, अब देखिए इसको हम LHS को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। तो ये क्या बनेगा कि इसको हम करेंगे 1/I इंटू di/d थीटा, ये बन जाएगा। अब देखिए इधर अब इसको ऐसे ही लिखते हैं 1/sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम 2 इधर रखेंगे और एक 2 हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा 2/sin 2 थीटा, सिंप्लीफाई हो गया। हमको d थीटा बाई di चाहिए, तो क्या करना है, d थीटा बाई di,
करेंगे तो बनेगा क्या, रिवर्स हो जाएगा सब कुछ। तो ये बनेगा 1/2 साइन ऑफ 2 थीटा इंटू आई, सॉरी 1/i, ये आई नीचे चला जाएगा, 2 थीटा बाई आई। तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर द सेंसिटिविटी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आई या करंट अगर बढ़ता है गैल्वेनोमीटर में तो इसकी सेंसिटिविटी जो है घट जाएगी, इसका रेजोल्यूशन एट हाई करंट्स द गैल्वेनोमीटर विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश स्मॉल करंट चेंजेस। ओके, अगर करंट छोटा है तो गैल्वेनोमीटर अच्छा काम करेगा क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है इधर। अब और एक चीज भी है, अगर डिफ्लेक्शन आपका थीटा के, ये सेंसिटिविटी जो है वो थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है तब भी इसकी सेंसिटिविटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अब देखिए 2 थीटा जो है, साइन 2 थीटा कब मैक्सिमम होता है, जब 2 थीटा 90 डिग्री होती है, ठीक है। इन दैट केस थीटा इज 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन है या आसपास का डिफ्लेक्शन है तब इसका सेंसिटिविटी मैक्सिमम होता है। अगर उससे ज़्यादा या घटा तो सेंसिटिविटी ड्रॉप करता है। रीज़न क्यों क्या है कि जैसे अगर आपका थीटा 45 डिग्री है तो 2 थीटा 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे 0 है साइन 2 थीटा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अगेन 0 है, तो यहाँ से राइज करके 1 होता है फिर इधर ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो इधर भी और इधर भी सेंसिटिविटी कम होता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि 2 थीटा या थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री के आसपास है तो सेंसिटिविटी आपको अच्छी मिलेगी। नहीं, अगर करंट का सिर्फ डिपेंडेंस सेंसिटिविटी वर्सेस करंट अगर देखना चाहेंगे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में, तो करंट के साथ जो है सेंसिटिविटी S2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। अब आई को मैं करंट लिख रहा हूँ, अगर जैसे हम आगे देखेंगे कि अगर गैल्वेनोमीटर को हम यूज़ कर रहे हैं इन एनी पर्टिकुलर सर्किट तो उसमें अगर हम शंट लगाते हैं या नहीं लगाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आई विल बी इक्वल टू आई जी, और गैल्वेनोमीटर करंट और आई को आई रख सकते हैं। तो बेसिकली अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर आई करंट जा रहा है तो इसकी सेंसिटिविटी उसका इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा अगर गैल्वेनोमीटर आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब तक तो हम ये समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को मैं 100% पे ले आता हूँ। हाँ, क्वेश्चन ये है, अच्छा हाँ एक चीज़ और कवर करना भूल गया, अभी क्वेश्चन को छोड़िए, पहले इसको कवर कर लेते हैं। क्या है ये, अब जब गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को हम 2 तरीके का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, इसको हम समझ सकते हैं बड़े आराम से। गैल्वेनोमीटर को हम एक वोल्ट मीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इसको एक एमीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एमीटर में क्या करते हैं, हम करंट मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर में वोल्टेज मेजर करते हैं। कैसा होता है, मान के चलिए एक सैंपल सर्किट है, इन दोनों को मैं दिखाता हूँ। एक सैंपल सर्किट है, ठीक है, ये है एक सैंपल सर्किट। ये आपका बैटरी हो गया, ठीक है। ये मान के चलिए आपका RL है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये आपका EMF है बैटरी का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि करंट फ्लो कर रहा है, अगर स्विच ऑन है तो इसमें करंट I फ्लो कर ही रहा है। अब करंट कैसे निकालेंगे हम इसमें, करंट I इक्वल्स टू EMF और द बैटरी बाई RL, ठीक है, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। इससे हम पता, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, मगर अगर हम मेजर करना चाहेंगे कि करंट क्या है तो हम एमीटर यूज़ करेंगे। अगर वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, अब सीधी सी बात है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसके थ्रू, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है बेसिकली। और ये ड्रॉप क्या हो रहा है, अब वैसे तो टेक्निकली स्पीकिंग जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही होगा, बट अगर हम मेजर करना चाहेंगे तो वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे। अगर पोटेंशियल मेजर करना है तो वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे, या फिर पोटेंशियोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम पहले उसके बारे में, वो अलग इंस्ट्रूमेंट है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं, अगर हमें सिंपल कोई मतलब डायरेक्टली हमें कोई लेस कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है तो वो पॉपुलर वो क्या है कि हम वोल्ट मीटर लगाएंगे।
या मल्टीमीटर करके एक डिवाइस आता है, आपने सबने यूज़ किया होगा मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर मोड भी होता है, एमीटर मोड भी होता है। तो कैसे होता है, एक नॉब घुमाती वो कैसे चेंज हो जाता है, वोल्ट मीटर में बदल जाता है ना वो डिवाइस, और जैसे स्विच घुमाते हैं वो एमीटर में चेंज हो जाता है। कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि वो उसके सेंटर में एक गैल्वेनोमीटर ही होता है, चाहे वो डिजिटल मल्टीमीटर क्यों ना हो, उसके गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसी गैल्वेनोमीटर को हम एज अ वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं, एन एमीटर भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेजर। अब इसको वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे, अब देखो सीधी सी बात है, हमको वोल्टेज मेजर करना है। वही सैंपल सर्किट फिर से लूंगा, रेजिस्टेंस है, ये आपका आ गया बैटरी, हाँ। तो अब अगर हमको, अब मैं गैल्वेनोमीटर को डिटेल में, अब चाहे वो टेंजेंट हो जो भी है, हम सिर्फ सीधा सीधा जी के हिसाब से दिखाएंगे, ठीक है। अब अगर वोल्टेज मेजर करना है, ठीक है, वोल्टेज अगर मेजर करना है मेरे को, तो ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका ईएमएफ हो गया। अब या तो हम इसको ये दोनों पॉइंट के बीच में पैरेलल लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको सीरीज में लगा सकते हैं, ठीक है। अब कैसे लगाएंगे, अगर वोल्टेज नापना है तो हम सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल लगाएंगे, वैसे आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो लेट्स जस्ट सी, है ना। मान के चलिए हम इसको सीरीज में लगाते हैं, ऐसे ही सीरीज में लगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर हम सीरीज में लगाएंगे गैल्वेनोमीटर को, अब आपको देखिए कि गैल्वेनोमीटर का जो है रेजिस्टेंस जो होता है, जिसको हम आरजी के हिसाब से डिनोट करते हैं, वो थोड़ा हाई होता है, ये होता है हाई। क्यों होता है हाई, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि उसमें जो करंट आप फ्लो करते हैं, उसमें जो वायर के इतने टर्न होते हैं ना, उस टोटल वायर में इतने नंबर ऑफ टर्न्स इज़ वेरी हाई। अब वही बात है, हर छोटा जो आपका वायर होता है उसमें भी रेजिस्टेंस होता है। अब इतने सारे टर्न लगाएंगे तो रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होगा ही उसका, तो गैल्वेनोमीटर का यूजुअली रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और इंटेंशनली उसको और ज़्यादा किया भी जाता है। उसका भी रीज़न समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मान के चलिए मॉडरेट है, मतलब हमने इंटेंशनली किसी गैल्वेनोमीटर को हमने बनाया और उसमें हमने बहुत ज़्यादा वो दिया नहीं, क्या रेजिस्टेंस दिया नहीं, अच्छा वायर यूज़ किया जिसमें रेजिस्टेंस कम है, चाहे नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा क्यों ना हो जाए, उसका रेजिस्टेंस मॉडरेट है, मीडियम है, ठीक है। तो मान के चलिए कोई भी है, आरजी इसका रेजिस्टेंस है। अब देखिए, अब अगर लगा दिया तुमने गैल्वेनोमीटर, अब पहले जो सर्किट है उसमें करंट क्या है, I इक्वल्स टू E/RL था। अब इस केस में क्या हो जाएगा, अगर सीरीज में लगाए तो I क्या बन जाएगा कि E/RL प्लस RG जो भी है। अब देखिए, RL प्लस RG और RL दोनों सेम तो है नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों अलग अलग हैं तो फिर भैया आपका करंट भी चेंज हो गया। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर को लगाते ही अगर सर्किट का करंट बदल गया तो करंट ही बदल गया, तो RL, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कैसे निकालते हैं, I इंटू RL। जो हम वोल्टेज निकालना चाहते हैं वो तो I इंटू RL है। अगर I इटसेल्फ चेंज हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप ही बदल गया, तो हम मेजर क्या करेंगे, हम बेसिकली यही मेजर करेंगे कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, जो कि इसके साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली पर्पस ही डिफीट हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दूसरा अल्टरनेटिव देखते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव में क्या करेंगे हम कि इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको भी बदल देते हैं, इनको यहाँ से चेंज कर देते हैं। हम सर्किट को रीइंस्टेट किया हमने। अब देखिए, मान के चलिए हमने इसको पैरेलल लगाया, ये गैल्वेनोमीटर है हमारा, इसको हमने पैरेलल लगा दिया, ठीक है। पैरेलल लगाया तो होगा क्या, ये हो गया आपका RG। पैरेलल लगाया तो ये जो करंट आएगा I, ये I करंट आ रहा है, मान के चलिए एक पार्ट जाएगा IG गैल्वेनोमीटर के थ्रू और एक करंट आ जाएगा IL जो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए आएगा। अब इवेंचुअली यहाँ से करंट वही I इमर्ज करेगा, विच इज IG प्लस IL, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा ना, इस जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर होगा
वही पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस किसके थ्रू होगा, आपका आरएल के थ्रू होगा, ठीक है। मगर इन दैट केस ऑल्सो क्या होता है, इवन इन दैट केस आपका ऑल्टर हो जाएगा, क्योंकि आरएल के थ्रू करंट, अगर वही बात है ना, करंट जो ड्रॉ कर रहा है बैटरी, वो आरएल के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको मेजर करने के लिए आप कैसे मेजर करोगे, आप उसके अक्रॉस मेजर तो कर ही नहीं, आप तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस से पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर रहे हैं ना, IG इंटू RG इंटू IG, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि आपको यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो अब इसमें है क्या प्रॉब्लम, क्या होगा देखिए कि अगर हम यहाँ पे मान के चलिए इसका रेजिस्टेंस कुछ भी है, RG कुछ भी वैल्यू है, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, अगर मान के चलिए इस सर्किट में करंट कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, और एक हेवी अमाउंट ऑफ करंट आपकी गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास कर रहा है, तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, हीट डेवलप करेगा I² RG इंटू T। ये अगर T टाइम के लिए आप लगा के रखते हैं तो ये हीट डेवलप करेगा, और हीट से क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर का जो सेंसिटिव सर्किट है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसके थ्रू करंट फ्लो जो होता है गैल्वेनोमीटर में उसको हमें मिनिमाइज करना है। करंट को मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है RG उसको हम बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली इसके थ्रू करंट कम फ्लो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट RL के थ्रू फ्लो करेगा, मगर पोटेंशियल दोनों के अंदर सेम होगा, चाहे कुछ भी है IG का वैल्यू और IL का वैल्यू, IG इंटू RG इज ऑलवेज इक्वल टू IL इंटू RL, ठीक है। हम मतलब जो रेजिस्टेंस RG है वो कुछ भी वैल्यू है वो हमें हमेशा यही देगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि इट इज ऑलवेज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। मगर अगर RG का वैल्यू कम है कंपेरेटिवली तो उसके अंदर कंपेरेटिवली ज़्यादा करंट जाएगा, और ज़्यादा करंट जाने का मतलब है ज़्यादा हीट डेवलप करेगा, और ज़्यादा हीट डेवलप करेगा तो सर्किट डैमेज हो सकता है, गैल्वेनोमीटर का जो स्ट्रक्चर है इंटरनल स्ट्रक्चर वो डैमेज हो सकता है, इसीलिए हमें RG को ज़्यादा रखना पड़ता है। तो हमें हमेशा ये करना है कि RG हैज़ टू बी मच ग्रेटर देन RL। अब वही बात है कि अब एक बार आप गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं तो आपका ये पर्पस होता है कि गैल्वेनोमीटर को आप हर तरीके के सर्किट में हर तरीके के एलिमेंट जो रेजिस्टेंस है या कैपेसिटेंस है या इंडक्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने के लिए आप यूज़ करना चाहेंगे। ऐसा तो नहीं कि हर एक सर्किट एलिमेंट के लिए अलग अलग गैल्वेनोमीटर यूज़ करेंगे, है ना। उसी प्रिंसिपल पे आपका मल्टीमीटर डिजाइन हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप रेटिंग दिया जाता है कि ये मल्टीमीटर जो इतने तक का जो करंट फ्लो है उसमें ये काम कर सकता है, उसका रेंज होता है। उससे ज़्यादा करंट जो होता है उसमें आप अगर उसी मल्टीमीटर को यूज़ करना चाहे तो मल्टीमीटर के बाहर आपको एक अलग से रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा, सो दैट करंट के रेंज के अंदर आप आ पाए, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे, सॉल्व करेंगे। मगर अभी हम ये समझ गए कि हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस RG उसको हम हाई क्यों रखते हैं डेलिबरेटली, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर हमें बहुत ही कम करंट अलाउ करना है ताकि उसके अंदर हीट डेवलप ना हो, ताकि सर्किट जो गैल्वेनोमीटर वो उसका स्ट्रक्चर सेफ रहे, ठीक है। ये हो गया वोल्ट मीटर। अब एमीटर में क्या करना है हमको, ये देखिए। चलिए तो अब हम एमीटर को समझते हैं कि एमीटर का केस क्या होता है। वही सिंपल सर्किट हम लेंगे, इसमें RL है, ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमने लगाया पावर सोर्स और बैटरी जो DC है, ठीक है। और ये आपका हो गया सर्किट, ये आ जाएगा RL, ये आ गया आपका EMF, इसको ये हो गया आपका EMF। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। I का वैल्यू हमको पता है कि I कितना होना चाहिए। I अगर हमें निकालना है थियोरेटिकली तो E/RL होगा, ठीक है। नहीं, अगर हम करंट को मेजर करना चाहेंगे तो हमें ये देखना चाहिए पूरा का पूरा करंट जो है वो हमारा एमीटर के थ्रू पास करना चाहिए। तो एमीटर को हम अगर गैल्वेनोमीटर, सिंपल गैल्वेनोमीटर के हिसाब से अगर ट्रीट करेंगे, प्लेन एंड सिंपल गैल्वेनोमीटर, तो कैसा होगा,
ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया, तो वही करंट जो है पास करेगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू, और गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आएगा। अब उस डिफ्लेक्शन को हम लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर कैलिब्रेशन होता है हुआ होता है ऑलरेडी गैल्वेनोमीटर में, तो हम उसी से पता कर सकते हैं कि आई का वैल्यू क्या है, मेजरमेंट हो सकता है। मगर हमको पता है कि आरजी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जैसे वोल्ट मीटर के केस में हमने क्या किया था कि हमने पैरेलली कनेक्ट किया था, ठीक है, हमने पैरेलली कनेक्ट किया था ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकें बाय द केवीएल, सॉरी हाँ, केवीएल प्रिंसिपल जो है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट विल बी द सेम अक्रॉस दिस। सो अगर इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर लिया तो हमको पता चल जाएगा कि इसके अक्रॉस में क्या है, ठीक है। तो पैरेलल हमने वहाँ पे यूज़ किया था। यहाँ पे हमको पूरा का पूरा करंट चाहिए, मेजर करना है, तो वी हैव टू लेट द करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है सर्किट का ही बढ़ गया, तो करंट ड्रॉप हो जाएगा। तो हमने जो मेजर करना है करंट, अभी जो मेजर कर भी लेते हैं वो करंट नहीं होगा जो करंट हम मेजर करना चाहते थे, वो एक अलग करंट होगा, ठीक है। उसको कैसे हम मैनेज करें, उसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि अगर हम इस चीज़ को और ऐसे कर सकते हैं कि मैं सर्किट फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, इसीलिए हम यहाँ पे एक शंट का कॉन्सेप्ट आता है। शंट क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं ये बताते हैं। अब मान के चलिए ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया बैटरी, ठीक है, ये ई और ये बन गया RL। अब हमको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाना है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है, हमको पता है, तो ये मान के चलिए गैल्वेनोमीटर। मगर हमको क्या करना है, यहाँ पे एक बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना है, रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, उसको हम बोलेंगे शंट, और उसका रेजिस्टेंस होगा RS। और ऐसा होना चाहिए कि RS हैज़ टू बी वेरी 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 स्मॉल एज कम्पेयर टू दी RG जो गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इससे क्या होगा कि देखिए, अब ये जो गैल्वेनोमीटर के वजह से एक यहाँ पे दो सर्किट बन गया। अब देखिए इधर एक सर्किट बना, एक जो सीधा गैल्वेनोमीटर से होते हुए वापस आ जाएगा, इसमें तो फ्लक्चुएट हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो आपका मतलब करंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मगर ये जो सर्किट है दूसरा RL के थ्रू जा रहा है, ठीक है, अब देखिए ये जो छोटा सा सर्किट है इसके थ्रू करंट जो है, क्योंकि RS इस सर्किट में क्या है, RS का जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू जो है बहुत कम है। तो बेसिकली अगर RL और RS को आप सीरीज में देखेंगे कि RL और RS सीरीज में है, तो RS बिंग स्मॉल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो और एक दूसरी बात भी है कि अगर हम किसी भी हाई रेजिस्टेंस को के साथ एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 1/R इफेक्टिव होता है 1 मान के चलिए RG प्लस 1/RS। अब अगर हम ये भी देखते हैं कि RL के साथ जो सीरीज में कनेक्टेड है, इन दोनों को एक रेजिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो R इफेक्टिव है। तो R इफेक्टिव निकालने के लिए क्या करना है कि हमें पता है G और RS दोनों पैरेलल है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे देखेंगे कि R इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/RG प्लस 1/RS विच इज RG RS डिवाइडेड बाय, सॉरी डिनोमिनेटर में RG RS है तो इधर हो जाएगा RG प्लस RS, ठीक है। और अगर R इफेक्टिव सीधा सीधा निकालना है तो क्या बनेगा, RG RS डिवाइडेड बाय RG प्लस RS, ठीक है। मगर RS अगर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है तो इनका प्रोडक्ट ही स्मॉल हो जाएगा R इफेक्टिव, तो R इफेक्टिव विल बी वेरी क्लोज टू लाइक बहुत ही छोटा हो जाएगा, इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो R इफेक्टिव अगर स्मॉल हो गया तो हमें जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट में चेंज हो रहा था पहले वो नहीं होगा,
ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आरएस को बहुत ही स्मॉल रखते हैं ताकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है आफ्टर कनेक्टिंग द गैल्वेनोमीटर और द एमीटर टू द सर्किट डज नॉट चेंज, ठीक है। एक्चुअली चेंज तो होता है मगर वी ट्राई टू मेक द चेंज मिनिमल, ठीक है। वो तभी होगा आरएस जब बहुत ही स्मॉल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये आरजी को अगर मैं 100 रखूं और आरएस को 0.001 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 0.1 1 2 3 डेसिबल चला जाएगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, 0.1। तो RL मान के चलिए ऑलरेडी हमारे पास 100 ओम का एक रेजिस्टेंस है RL प्लस 0.1 एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस लगाया तो 100.1, ये बहुत ही मामूली चेंज है, इसको हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, RS को पैरेलली लगाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू G, क्योंकि G का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है RG बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम एक बहुत ही छोटा RS लेके उसको पैरेलली यूज़ करते हैं। इसको हम बोलते हैं शंट। शंट यूज तभी होता है जब हम गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर यूज करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर में शंट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। शंट is basically used for parallel any resistance that is connected in parallel with the galvanometer so that we can use the entire unit which is taken as ammeter। अब इस केस में एमीटर, ये पूरा सेक्शन एमीटर में के हिसाब से लिया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो करंट हम देखेंगे कि अब भैया RG और RS इन दोनों के बीच में जो करंट है वो कैसे हम रिलेट करेंगे। अब देखो इस सर्किट को अगर हम इधर से देखें तो potential drop across the G or the galvanometer is the same as the potential difference across or the potential drop across the RS. That means IG into RG is the same as IS into RS, ठीक है। अब अगर I करंट इधर से जा रहा है, अगर पूरे सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है तो I करंट क्या है कि I करंट इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है दैट, तो बेसिकली इस टोटल यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट को अगर हम C मानते हैं और इस पॉइंट को D मानते हैं तो C और D के बीच पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, विच विल बी I टाइम्स द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विच इज RG RS डिवाइडेड बाय RG प्लस RS। ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C एंड D, ठीक है। अब वही पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू IG RG एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू IS RS, ठीक है। इसको अगर मैं ये करूं कि इसको अगर मैं IG RG लिखूंगा तो RG कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, इस इक्वेशन से हमको IG मिल जाएगा कि इसके थ्रू जो करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू दैट इज गोइंग टू बी RS डिवाइडेड बाय RG प्लस RS इंटू I। तो अब ये फार्मूला जो है ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। इससे क्या पता चलता है कि अगर देखिए इसमें क्या है, शंट हमको पता ही होता है क्योंकि हमने अगर अरेंज किया है एक रेजिस्टेंस तो इसका एक एक्यूरेट रेजिस्टेंस मेजर करके हमको पहले डिसाइड करना होता है। तो हमें RS गिवन होता है, RG गिवन होता है, दोनों मिला ये रेशियो अगर हमें ये नोन रेशियो है, ठीक है, तो IG क्या होगा ये हमें पता चल जाएगा कि I कितना होगा, और इसी को रिवर्स कर देंगे तो हमको I पता चल जाएगा। अगर IG जैसे कि ये गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन जो कैलिब्रेटेड होता है वो कैलिब्रेशन करके हमको वही दिखाते हैं, I का वैल्यू दिखाता है। वो पहले वो कैलिब्रेशन फार्मूला जो होता है एमीटर कैलिब्रेशन फार्मूला यही होता है कि इसको अगर हम कर देंगे तो I कैसे मिलेगा, current I is basically given by RG plus RS divided by RS into IG। अब इसमें देखिए कि RG by RS plus 1 हो जाएगा, अगर इसको खोल देंगे RG by RS is going to be very huge because RS is very small compared to RG और RS by RS तो 1 होता है, तो basically I is multiple times higher than IG, ठीक है। ये एक्चुअली कैलिब्रेशन फार्मूला होता है जबकि हम जब हम गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं एज एन एमीटर, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें सेंसिटिविटी का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था आपको कि सेंसिटिविटी का क्या होता है। अगर टेंजेंट
गैल्वेनोमीटर होता है अगर, या फिर अगर आप इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं तो दोनों केस में सेंसिटिविटी अलग होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि सेंसिटिविटी डिपेंड ही नहीं करता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, मगर कितना करंट फ्लो कर रहा है ये जरूर डिपेंड करेगा, अगर सेंसिटिविटी को अफेक्ट करेगा अगर ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है तो, और ऊपर से डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है वो भी डिसाइड करेगा कि सेंसिटिविटी क्या होगी। तो सेंसिटिविटी एक अलग चीज़ है, बट ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसको हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें सेंसिटिविटी उस एंगल में उस सेंस में यूज़ ही नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें सेंसिटिविटी ड्रॉप कर रहा है, सेंसिटिविटी कहाँ से ड्रॉप करेगा, सीधी सी बात है, शंट यूज़ करेंगे। अगर हम शंट यूज़ करेंगे तो जितना करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पहले फ्लो कर रहा था उससे कम करंट फ्लो करेगा, राइट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट शंट के थ्रू जाएगा, क्योंकि शंट का मतलब ये होता है कि लो रेजिस्टेंस है और हाई करंट फ्लो करेगा। करंट अगर ड्रॉप करता है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, और क्योंकि सेंसिटिव, अगर मान के चलिए अगर ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सेंसिटिविटी चेंज नहीं होता, तो अगर पोटेंशियल ये अगर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है उस केस में आई अगर ड्रॉप करेगा, गैल्वेनोमीटर करंट अगर ड्रॉप करेगा तो सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए, ड्रॉप कैसे कर सकता है, ये तो इम्पॉसिबल सिचुएशन है। इसीलिए मुझे जब ये क्वेश्चन मैंने देखा तो मुझे डाउट हुआ कि क्वेश्चन एक्चुअली कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो मैंने इंटरनेट पे थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन को सर्च किया बहुत सारी जगह पे, और सबने बेधड़क सोल्यूशन लिखा है इसको, कोई किसी ने देखा भी नहीं इस चीज़ क्वेश्चन में कहीं गलती है। तो मैंने इस चीज़ को करेक्ट करने का इसीलिए मैंने वीडियो बनाया डिटेल में, ताकि बता सकूं सबको कि क्वेश्चन में सेंसिटिविटी, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारी जगह पे आ जाता है, तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन जो है ये फैलता है। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो वहाँ पे आप जज करिए खुद से कि ये सेंसिटिविटी जो टर्म यूज़ किया गया है इस क्वेश्चन में उसका क्या असली मतलब क्या है, क्योंकि बाय डेफिनेशन फिजिक्स में जो हम सेंसिटिविटी यूज़ करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर वो अलग है, ठीक है, वो इसमें फिट ही नहीं बैठता वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के, अगर क्वेश्चन को फेस वैल्यू पे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे कि मान के चलिए है कि एक आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और यहां पे आपका गैल्वेनोमीटर आपने लगा दिया और आई करंट फ्लो आउट कर रहा है, फ्लो इन किया फ्लो आउट कर गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो करंट जाएगा उसका वो रीडिंग दिखाएगा आपको, राइट, वो डिफ्लेक्शन जो है, जो कांटा है इसका पॉइंटर है वो दिखाएगा आपको डिफ्लेक्शन। अब इसमें डिविजन्स बने हुए हैं, तो इनिशियली क्या है 60 डिवीजन दिखा रहा था तो क्वेश्चन ये मान के चल रहा है कि डिवीजन सारे जो है वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, और इसमें कहीं करंट अफेक्ट नहीं करता, मतलब इन द सेंस सेंसिटिविटी डिवाइस का जो है ये करंट के हिसाब से बदलता नहीं है, ये मतलब करंट अगर सेंसिटिविटी करंट बढ़ गया तो सेंसिटिविटी चेंज हो गया, अगर वही बात है सेंसिटिविटी बदल जाता है तो 1 एम्पियर के लिए अगर वो 3 यूनिट दिखाता है तो सेंसिटिविटी चेंज होने के बाद एडिशनल 1 एम्पियर के लिए वो 10 यूनिट दिखा देगा, ठीक है, या आधा यूनिट, आधा जो है डिवीजन दिखाएगा, तो ये तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अब यहाँ पे सेंसिटिविटी चीज़ को आप ऐसे मान के चलिए कि इनिशियली इसके थ्रू जो करंट जा रहा था आरजी है ये, वो करंट जो है दैट करंट आईजी इसके थ्रू एक्चुअली क्या है कि पूरा का पूरा करंट जा रहा था, तो इन द फर्स्ट केस आईजी वाज इक्वल्स टू आई, ठीक है। और दूसरे केस में अगर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक शंट लगा रहे हैं एस जिसका रेजिस्टेंस है आर एस, दूसरे केस में क्या है कि इधर से आई एस करंट जा रहा है, ठीक है, और इसके थ्रू जो है आई जी करंट जा रहा है। in this case also the total current is going to be IG plus IS, और यहाँ याद रखना चाहिए कि IS is going to be very high as compared to IG, ठीक है। तो अब ये क्या है कि अब दूसरे केस में क्या हो गया, IG डैश में लिख रहा हूँ, IG डैश इज इक्वल टू, अब इस केस में क्या होगा अगर टोटल करंट जो I सेम है एज बिफोर एज एंड आफ्टर, तो IG डैश कितना बनेगा I का, तो इस केस में हमने यहाँ पे फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है,
तो हम सीधा उसी फॉर्मूले पे जाएंगे। हमको पता है कि आई जी क्या होता है, आर एस बाई आर जी प्लस आर एस इंटू आई। ये जो फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गो एंड यूज इट। आई जी डैश हाँ, यहाँ आई जी डैश इक्वल्स टू आर एस बाय आर जी प्लस आर एस इंटू आई। ठीक है, अब पहले क्या है कि अब देखो आर एस, ये जो रेशियो है, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये छोटा हो गया बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा छोटा हो गया क्योंकि आर एस तो छोटा ही है और ऊपर से आर जी बहुत बड़ा है, तो ये रेशियो जो है लेस देन 1 हो गया। अब ये ड्रॉप किया, मतलब आई जी जो था आई, अब आई जी डैश इज गोइंग टू बी लेस देन आई। अब इसके वजह से यहाँ पे कितना आपका आ रहा था डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में यूज़ किया गया सेंसिटिविटी यूज़ ना, उसको सेंसिटिविटी के हिसाब से ना देख के हमको डिफ्लेक्शन के हिसाब से देखना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में भी शायद ये चेंज होना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट सेंसिटिविटी वी शुड कॉल इट डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे 60 डिविजन्स पर एम्पियर दिखा रहा था। अब एम्पियर पर एम्पियर भी यूज़ नहीं करना चाहिए, सीधा सीधा डिवीजन लिखना चाहिए। यहाँ पे यूनिट को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पर एम्पियर क्या होता है, डिवीजन पर एम्पियर वही सेंसिटिविटी का यूनिट है, एंड दैट इज नॉट एप्लीकेबल हियर। सो बेसिकली यहाँ पे 60 डिवीजन होता था। पर एम्पियर को हम ऐसे मान के चले कि एक ही एम्पियर इनिशियली, आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर ओनली। ठीक है, तो 60 डिवीजन यहाँ आ रहा है आपका 10 डिवीजन। ठीक है, अब क्या है, आई जी बाई आई जी डैश कर देते हैं। आई जी बाई आई जी डैश कर देंगे तो आई तो 1 एम्पियर है। ठीक है, तो बेसिकली 1 डिवाइडेड बाई आर एस डिवाइडेड बाई आर जी प्लस आर एस। अब इसको रीअरेंज कर देंगे। अब वही आई जी बाई आई जी डैश, ये 60 बाई 10 हो जाएगा सॉरी, ये हो गया 6। दैट इम्प्लाइज आर जी प्लस आर एस ऊपर चला जाएगा, बाई आर एस हो जाएगा विच इज 6। तो ये हो जाएगा आर जी प्लस आर एस इज 6 आर एस। दैट इम्प्लाइज, अब वही बात है, आर एस इधर जाएगा तो 6 आर एस माइनस आर एस इज 5 आर एस, सो इज 5 आर एस इज आर जी। That implies RS is RG upon 5। RG given है क्वेश्चन में, देखते हैं RG दिया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 20 ohms। तो हम इसको क्या करेंगे, 20 ohms by 5 is going to give us 4 ohms। That is going to be the answer। अब आपको शायद कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, एक ब्रीफ रिवीजन हो गया आप लोगों का। हालांकि वीडियो लंबा तो है ही, मगर आपको सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो मैंने समझा दिया और यहाँ पे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, बता भी दिया कि क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ है। तो आपको क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में जो फॉल्ट्स हैं वो भी आपको समझा दिया। अगर ये, हालांकि ऐसा क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस को क्लियर कट होना चाहिए, बट हाँ ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाले हमेशा इतना केयरफुल नहीं रहते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आए तो आप पहले ध्यान दीजिएगा कि जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चन में वो एक्चुअली फिजिक्स वाले डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर क्वेश्चन जो बनाने वाला क्वेश्चन मेकर जो है वो इसको ऐसे कैजुअल सेंस में यूज़ कर दिया। तो उसी हिसाब से आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपके नीट और जेई मेन में भी आ जाते हैं। तो बस इतना ही, आगे और डिटेल में मैं अगर